Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives. तो बेटा ये वीडियो जो है ये जून मंथ के सेकंड वीक की होने वाली है। हालांकि पूरे 7 दिन तो नहीं है, बट मैं 8 से लेकर 13 जून तक के इंपॉर्टेंट करंट इस वीडियो में करने वाला हूँ कवर। और इस महीने हो सकता है एक वीडियो फालतू आए जून मंथ की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट करंट मुझे इस महीने के लग रहे हैं जो आप लोगों को देखकर जाने हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे। सीयूईटी 2025 का पेपर बच्चों का बहुत अच्छा गया। उन्होंने साफ साफ ये एडमिट किया कि सर 85 से 95% क्वेश्चंस वही थे जो सीधा सीधा उठ कर आए हैं आपके करंट अफेयर्स के वीडियो से। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, रिकॉर्ड बोलता है हमारा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो बड़ी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं शुरुआत करता हूं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, तमाम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मेरी करंट अफेयर की वीडियो बनाई जाती है, आप सभी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला करंट है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि इंडिया के यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के साथ मिलकर कुछ फाउंडेशन स्टोन्स रखे। बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ विकसित भारत 2047 तक जो हमारा एम है उसकी उसके तरफ ये एक कदम आगे बढ़ाया। और इससे पहले भी जो एमपी है वो कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे नर्मदा वाटर सप्लाई इनिशिएटिव, अर्बन डेवलपमेंट बूस्ट प्रोजेक्ट जिसमें भोपाल जो है उसको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। अमित शाह जी की बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट के लिए। अमित शाह जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है भारतीय भाषा अनुभाग, बीबीए। क्या है ये? भारतीय भाषा अनुभाग को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। और जनरली इस पूरे की पूरे जो सिस्टम है इसका एम क्या रहेगा कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, फॉरेन लैंग्वेजेस की डोमिनेंस को कम करना, जैसे कि इंग्लिश। और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, उनको स्ट्रेंथन करना कि डिसीजन मेकिंग में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हम क्यों इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, व्हाई नॉट रीजनल लैंग्वेजेस। दुनिया में रीजनल लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, हम ही लोगों को शर्म आती है बस। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट करंट है जी ये। मार्क कार्नी, ये कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। और कई सालों से प्रोपेगेंडा चला रहा था पाकिस्तान यहाँ पे, महीनों से। और दुख ये बात का होता है कि इंडियंस भी लग गए साथ में, वो भी वीडियो बनाने लग गए। उनको लगा साला दो चार जो सब्सक्राइबर है हमारे भी बढ़ जाएंगे। हम भी मजे लेने लगे कि देखो देखो देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बेइज्जती हो गई। इंडिया को इतने सालों तक जो G7 देशों में बुलाया जा रहा था, इस बार नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कनाडा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है हमारे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज। तो आप सभी को बता दूं, जिनके दिल टूटे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के टूटेंगे। कनाडा के एल्बर्टा में जो G7 देशों का सम्मेलन 15 जून से शुरू हो गया है, उस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर गए हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला ट्रिप है 2015 के बाद। क्यों? क्योंकि 2015 से हरदीप सिंह निज्जर केस के बाद कनाडा के साथ भारत के रिश्ते जो है ये काफी खराब होने लगे। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। 81 सालों के बाद, तकरीबन 81 ईयर्स के बाद आपको यहाँ पर डी डे लैंडिंग दिखेगा। तो 81st एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई डी डे लैंडिंग्स की। अब ये डी डे लैंडिंग्स क्या है? एक्चुअली में डी डे इन्वेजन जो है ये 1944 6 जून को हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा शिप्स, ट्रूप्स, प्लेन्स, व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा नाजी डिफेंसेस के ऊपर चढ़ गया था और नाजी जर्मनी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसलिए इसका नाम रखा गया डी डे इन्वेजन, जो 6 जून को हुआ था। तो इसी की एनिवर्सरी, 81 ईयर एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई। और वेटरन्स जिन्होंने 1944 के वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ये वो वेटरन्स ये यहाँ पर असेंबल होते हुए आपको दिखे। और किधर? नॉर्मैंडी। तो दे ऑल गैदर्ड इन नॉर्मैंडी टू मार्क द 81st एनिवर्सरी ऑफ डी डे लैंडिंग्स। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम्स की जो मीटिंग है ये 4 से 5 जून के बीच ब्राजील के ब्रसीलिया में हुआ। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम्स, तो ब्रिक्स देशों की पार्लियामेंट के स्पीकर यहाँ पर गए। ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से ओम बिरला जी यहाँ पर गए।
और ब्रिक्स देशों की पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग में यहाँ पर पहलगाम अटैक जो 21 अप्रैल को हुआ था उसकी कड़ी निंदा की गई। और इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स के बारे में भी इन लोगों ने संज्ञान लिया। आपको बता दूं ब्रिक्स में 10 देश आते हैं, तो 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे। इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो खैर 5 ओरिजिनल है। इसके बाद ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ये 5 नए मेंबर्स हैं। इसके बाद इस पूरी समिट में रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर भी इस सम्मेलन में बात हुई। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, किरण रिजिजू की बात कर लेते हैं। किरण रिजिजू ने यहाँ पर उम्मीद पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। और उम्मीद पोर्टल में वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको मैनेज किया जाएगा सही ढंग से। आपको पता होगा ना कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, जिसकी वजह से कई सारे क्वेश्चन उठे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर की और इनकी सरकार के ऊपर की एंटी मुस्लिम सरकार है, वक्फ बोर्ड को गलत तरीके से मैनेज करना चाह रही है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने यहाँ पर वक्फ मैनेजमेंट के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया। उम्मीद की फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। यहाँ पर रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग की जाएगी सभी वक्फ प्रॉपर्टीज की, जो इससे पहले नहीं था, अब होगा। और किरण रिजिजू ने स्पेशली बोला है कि ये जो उम्मीद पोर्टल है ये बहुत ज्यादा कॉमन मुस्लिम्स को बेनिफिट देगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे आते हैं, सामान्य मुस्लिम लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जापानीज रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक ऐसा प्लास्टिक बना दिया है, एक ऐसा प्लास्टिक जो प्लास्टिक समुद्रों के खारे पानी में जैसे ही जाएगा, समुद्रों के खारे पानी में जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा तो ये प्लास्टिक खुद ब खुद जो है ये खत्म हो जाएगा। हालांकि हमको पता है कि प्लास्टिक जो है ये कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, अ, अपने आप सड़ता गलता नहीं है, कई साल लग जाते हैं इसे। तो जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नया प्लास्टिक यहाँ पर डेवलप किया है, जो सी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। सी वाटर में जैसे ही ये प्लास्टिक सी वाटर के संपर्क में आएगा ये डिसॉल्व हो जाएगा और कोई हार्मफुल रेजिड्यू इस प्लास्टिक का बचेगा नहीं। और इसकी वजह से इस प्लास्टिक ने कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स, इसकी स्ट्रेंथ इस प्लास्टिक में है। ऐसा मत समझना कि इस प्लास्टिक में स्ट्रेंथ नहीं है। जो ये प्लास्टिक बना रहे हैं ये लोग, इसकी स्ट्रेंथफुल प्लास्टिक है। इसमें कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। पर जैसे कि मैंने बोला, सॉल्ट वाटर को एक्सपोज होते ही ये ब्रेक डाउन इसका शुरू हो जाएगा। इसके बाद डेविड बैकम को किंग चार्ल्स थर्ड के बर्थडे वाले दिन किंग चार्ल्स थर्ड के बर्थडे वाले दिन डेविड बैकम को जो है ये नाइटहुड का अवार्ड मिला। आपको पता ही होगा नाइटहुड का अवार्ड यहाँ पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती है, और जिस किसी को भी यहाँ पर नाइटहुड का अवार्ड मिलता है उसके नाम के आगे सर लग जाता है। तो अब डेविड बेकम जो है ये सर डेविड बेकम के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2025 जीता है कोको गॉफ ने। आपको बता दूं कोको गॉफ का ये पहला फ्रेंच ओपन टाइटल है, और वैसे इनका दूसरा वो है ग्रैंड स्लैम टाइटल है। लॉन टेनिस की फील्ड में 4 टूर्नामेंट्स को ही ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में काउंट किया जाता है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, यूके ओपन को विंबलडन कप कहते हैं, एंड आई थिंक फोर्थ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो अभी ही इन्होंने हाल फिलहाल में जो है वो अमेरिकन, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, इन्होंने शायद यूएस ओपन जीता था, एक बार देख लेना बेटा। बट अब इन्होंने अपने मतलब बैक टू बैक ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, और इनकी जिंदगी का इनका पहला फ्रेंच ओपन टाइटल है जो इन्होंने जीता। इन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरन्या सबलेंका को हराया विमेन सिंगल्स में ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। और इसी के बाद आपको बता दूं ये यंगेस्ट अमेरिकन भी बनी जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। इससे पहले ये यंगेस्ट अमेरिकन का टाइटल जो था ये सेरेना विलियम्स को गया हुआ था। 2002 में सेरेना विलियम्स ने जब ये टाइटल जीता, तब आपको बता दूं वो यंगेस्ट थी। अब सेरेना विलियम्स का यंगेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है यहाँ पर कोको गॉफ ने। इसके बाद मैग्नस कार्लसन, जो मैं आपको बता ही रहा था पिछले हफ्ते के करंट में, हालांकि इन्होंने नॉर्वे चेस जीत लिया है, बट इनकी एक हार के चर्चे बहुत हुए जो इन्होंने इंडिया के डी गुकेश के साथ जो ये हारे, और जिस तरीके से इन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाया। इसके बाद दोस्तों आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर मई 2025 में मोहम्मद वसीम और क्लो टायरॉन
ट्रायन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद वसीम यहाँ पर मेंस की तरफ से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में बने, और क्लो ट्रायन यहाँ पर विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे 2025 के लिए चुनी गई। इसके बाद जून 8 को दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेट होता है, और इस बार के ओशंस डे की थीम रही वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। इसी के बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ाकर 85% कर दिया है फॉर अमाउंट्स बिलो 2.5 लाख रुपीज। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने ये जानकारी लोगों को दी कि पहले जो भी गोल्ड आप लोग गिरवी रखवाते थे ना, उसका 75% ही आपको लोन मिलता था। जैसे मैंने 1 लाख का गोल्ड किसी के पास गिरवी रखवाया, तो इसकी 75% वैल्यू ही मुझे लोन में मिलती थी। अब वो 75% वैल्यू को बढ़ाकर 85% कर दिया गया है, जिसको आप कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पर संजय मल्होत्रा जी ने करी, और ये उन गोल्ड्स के लिए है अगर आप 2.5 लाख तक का गोल्ड जमा करके लोन लेते हो। तो 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके लिए अभी भी 75% ही होगा। और कई सारे यहाँ पर नॉन बैंक लेंडर्स हैं जो आपके गोल्ड की 80 या 88% तक की वैल्यू भी आपको लोन में दे देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु ने धनुषकोडी को यहाँ पर एक ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तमिलनाडु ने डिक्लेयर कर दिया है धनुषकोडी एक ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी है, और ये अनाउंसमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 जो 5 जून को मनाया जाता है, उस दिन ये अनाउंसमेंट की गई। इसके बाद दोस्तों आगे बात करता हूं, किर्गिस्तान ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है सेंट्रल एशिया का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सोवियत लीडर लेनिन। तो सोवियत लीडर लेनिन का सेंट्रल एशिया में सबसे ऊंचा स्टैचू जो ओश सिटी में था, उस सिटी से इस स्टैचू को हटा दिया गया है। और किर्गिस्तान जो रशिया का एक एलाय है, उसने साफ साफ बोला है कि भाई देखो प्लीज इसको पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िएगा, हमने इसको नीचे उतारा है और इसको रीलोकेट किया जाएगा। और ओश जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है किर्गिस्तान की, और ये स्टैचू जो उसका लेनिन का ओश उसमें था, सिटी में था, ये सेंट्रल एशिया का सबसे ऊंचा स्टैचू था। किर्गिस्तान की बात करें तो दोस्तों किर्गिस्तान की कैपिटल यहाँ पे बिश्केक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इलॉन मस्क यहाँ पर व्हाट्सएप का अब करियर खाने को तैयार है। इलॉन मस्क ने एक्स चैट जो है ये लॉन्च कर दिया है। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा हूं ये करंट है, एक्स चैट लॉन्च हो चुका है। और जब मैं ये बना रहा था तब आपको बता दूं, एक्स चैट जो था ये केवल कुछ ही यूजर्स को, लिमिटेड यूजर्स को अवेलेबल था। इसको बेटा टेस्टिंग फेज में चेक किया जा रहा था, अब इसको फुल प्रूफ तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। गजब चीज यहाँ पर यह है कि एक्स चैट को यूज करने के लिए आपको मोबाइल नंबर्स की भी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। और ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे जो डीएम्स जिस पर आप बात करते हैं उनको चैलेंज करेगा। इसके बाद दोस्तों रोहिणी ग्राम पंचायत एक फुल्ली ट्राइबल विलेज है। रोहिणी ग्राम पंचायत एक फुल्ली ट्राइबल विलेज है, शिरपुर तालुका महाराष्ट्र में। इसको अभी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव। तो ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव में रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला गोल्ड अवार्ड। 45 लाख एप्लीकेशंस में से सेलेक्ट हुई है यहां पर रोहिणी ग्राम पंचायत। नाम रोहिणी है तो प्लीज इसको दिल्ली वाले दिल्ली का ना समझे, क्योंकि दिल्ली में कोई पंचायत नहीं है। फिर अनहद सिंह की बात करते हैं। 17 साल की अनहद सिंह स्क्वैश प्लेयर है। तो 17 ईयर ओल्ड स्क्वैश सेंसेशन फ्रॉम इंडिया, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करी, और 2 मेजर टाइटल जीते इन्होंने पीएसए अवार्ड्स 2025 में। एक जीता इन्होंने विमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, और दूसरा अवार्ड मैडम ने जीता विमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। हालांकि इन्होंने विमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड इजिप्ट की अमीना ओरफी के साथ शेयर किया है, और ये इंडिया की तरफ से 17 वर्षीय स्क्वैश प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों पोर्तुगल की बात करते हैं। पोर्तुगल ने यहां पर अपना दूसरा यूईएफए नेशंस लीग टाइटल जीत लिया है। इन्होंने स्पेन के अगेंस्ट स्पेन को 5-3 से पेनल्टी शूटआउट में हराया और ये टाइटल अपने नाम किया। ड्रामेटिक फिनाले हुआ था म्यूनिक में, एलियांज एरिना नामक स्टेडियम में एक ड्रामेटिक फिनाले हुआ था, पोर्तुगल वर्सेस स्पेन, जिसमें पोर्तुगल जीता अपना दूसरा यूईएफए नेशंस टाइटल। और आपको बता दूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगल की तरफ से ही खेलते हैं, और ये टाइटल
पोर्तुगल का दूसरा था, आपको बता दो। और इसी के साथ पोर्तुगल पहली टीम बनी है जिसने यूईएफए नेशन लीग टाइटल 2 बार जीता है। ऐसी कोई टीम नहीं। पहली बार 2019 में जीता था इन्होंने, और अब दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है 2025। इसके बाद फ्रेंड्स, कार्लोस अल्काराज यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2025 जीतते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 मेल्स में, मेल सिंगल में कार्लोस अल्काराज 22 वर्षीय प्लेयर ने दुनिया के नंबर 1 जेनिक सिनर को हराया। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं वर्ल्ड एंटी फॉस्फोलिपिड फॉलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये 9 जून के दिन सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जो कि एक इम्यूनल सिस्टम सिंड्रोम है। इसके बाद दोस्तों 11 साल के बाद, मतलब 11 साल, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने यहाँ पर सेवा, गुड गवर्नेंस और वेलफेयर के 11 साल सेलिब्रेट करे। उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को भारत में चलते 11 साल हो गए हैं, और ये 11 साल सेवा, गुड गवर्नेंस और वेलफेयर के प्रतीक है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यहां पर लोगों के सामने क्लेम किया, और इस पूरे इवेंट को चंद्रशेखर कुमार लीड कर रहे थे। इसी के साथ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने यहां पर वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किया इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये दिन जो है, ये कई सारे लोग अपने लोगों के साथ मिलकर इन्होंने सेलिब्रेट किया, जैसे एनएबीएल, एनएबीसीबी, आईएलएसी और आईएएफ जैसी बॉडीज के साथ मिलकर। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये नई दिल्ली में सेटअप होने जा रहा है। इंडिया का पहला ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जहां पर मैनेज किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। और ये नॉर्थ दिल्ली के होलांबी कालन होलांबी कालन नामक जगह पर जो है ये बनने जा रहा है। इसकी लोकेशन बता दूं, 11.4 एकड़ की जगह पर इसको जो है वो बनाया जाएगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। 51,000 टन ई वेस्ट का ये प्रोसेस कर पाएगा। 106 कैटेगरीज के ई वेस्ट जो है यहाँ पर मैनेजेबल है। इसके बाद दोस्तों इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च हो गई है यूपी में। एक ऐसी ट्रेन होती है जहां पे हर जगह शीशे लगे होते हैं, तो यहाँ पे बैठे लोग जो है ये ऊपर भी, साइड पर भी जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। और ये ट्रेन जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट करेगी। दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट करती है, और ये इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन है विस्टाडोम कोच के साथ, जहां पे सभी लोगों को पेनोरमिक व्यूज दिखेंगे डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। तो ट्रांसपेरेंट रूफ टॉप होगी, आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करता हूं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता फॉर हाईएस्ट सिंगल डे इंश्योरेंस सेल्स। एक दिन में इतनी इंश्योरेंस इन्होंने बेची, हाईएस्ट सिंगल डे इंश्योरेंस इन्होंने बेची एक दिन में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं कि इन्होंने हिस्ट्री बना दी। मैड मिलियन डे कैंपेन के अंतर्गत 5.88 लाख पॉलिसीज इन्होंने मात्र 24 घंटे में बेच डाली। कितनी? 5.88 लाख पॉलिसीज। और इनके एजेंट मतलब जो थे जिन्होंने बेचे, वो तकरीबन पूरे भारत भर में फैले 4.5 लाख एजेंट्स ने मिलकर ये काम जो है ये किया। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहांती है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने 25 मई 2025 के दिन दिस वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। हालांकि इनको एंट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जून में मिली है। इसके बाद दोस्तों पुलित्जर प्राइज 2025 के लिस्ट में आपको बता दूं, पुलित्जर प्राइज जो है ये पब्लिक सर्विस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग ऐसी फील्ड्स में दिया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अकेले इनको 4 अवार्ड्स मिले हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करता हूं मैं, तो वॉशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में वो मिला है प्राइज। इन्होंने ट्रम्प असैसिनेशन अटेम्प्ट को कवर किया था। रॉयटर्स, जिसको अपना रॉयटर्स भी बोलते हैं ये लोग, तो रॉयटर्स को यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में अवार्ड मिला। वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पर नेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया। और जो मैंने बोला था कि ये न्यूयॉर्क टाइम को 4 अवार्ड मिले, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी तो था ही। इसके साथ साथ इन्होंने फीचर फोटोग्राफी,
ऑडियो रिपोर्टिंग, कमेंट्री में भी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसको प्राइज मिले। और कुछ अदर नोटेबल विनर्स में पब्लिक सर्विस में कौन था, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स है, लोकल रिपोर्टिंग में बाल्टीमोर बैनर एंड न्यूयॉर्क टाइम्स है, फीचर राइटिंग में मार्क वॉरेन, ये है आपको देखने को मिलेगा, एडिटोरियल राइटिंग्स, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग, क्रिटिसिज्म। तो हर फील्ड में आपको कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो न्यूज एजेंसी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली पुलित्जर प्राइज न्यूज एजेंसीज को ही एक्लेम करता है। इसके बाद दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो है, जो पाकिस्तान, ये वो ऑफिसर है पाकिस्तान के जिन्होंने इंडिया के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया था सीज फायर के लिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। तो लेफ्टिनेंट जनरल, सॉरी, ये वो इंडियन ऑफिसर है जिसको पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया था सीज फायर के लिए। सॉरी, गलती होगी मेरे से, माफ कीजिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ये इंडिया के डीजीएमओ, जिनको पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कांटेक्ट किया था कि सर प्लीज रुकवा दो, मत पीटो सर, बच्चे हैं आपके। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई whom Pakistan contacted for the ceasefire during ऑपरेशन सिंदूर, इनकी पोजीशन हाल फिलहाल में एलिवेट करती है। अफसर को डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी अपॉइंट किया गया है। तो भारत के डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जो पहले डीजीएमओ थे। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं। मैं तो वेट कर रहा था, इसके पहले पहले ही हो जाना चाहिए था। तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो गए हैं, और इसी के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले ये 11वें भारतीय बल्लेबाज हैं। 11वें भारतीय बल्लेबाज हैं, और ये पहले इंडियन कैप्टन है, और सॉरी, ही इज द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड क्रिकेट। पूरी दुनिया की क्रिकेट के पहले ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जिन्होंने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट मतलब जीती, पहले ऐसे कैप्टन है पूरी दुनिया में क्रिकेटिंग वर्ल्ड के। इसलिए द लेजेंड, द मिथ, द माही बोलते हैं इन्हें। 11 जून को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जाता है, और इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का थीम क्या रहा? चूज प्ले एवरी डे। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स ने यहां पर बता दिया है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट घटा है। 2011-2012 में कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इंडिया में 27% के आसपास होता था, वो कम होकर 2022-23 में 5.3% के आसपास रहा है। और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड जो पहले $2.15 हुआ करता था, उसको बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया गया है। तो इस रिवाइज्ड जो थ्रेशोल्ड के बेसिस पर ये डेटा आपके सामने है। तो रिवाइज थ्रेशोल्ड के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या बताता है कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कम हुआ है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जिनको नहीं पता, आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 बड़ी बड़ी संस्थाओं से मिलकर बना है। इसमें आईबीआरडी आता है, इसमें आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए, आईसीएसआईडी, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस मिलती है तो वर्ल्ड बैंक बनता है। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना था, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, अजय बांगा जी इसके प्रेसिडेंट है फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स टिल नाउ। और 189 कंट्रीज अभी वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज है। इसके बाद दोस्तों बेंगलुरु की बात करते हैं। बेंगलुरु इंडिया की लीडिंग मेट्रो, लाइक इट हैज emerged एज इंडियाज लीडिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी इन वाइल्ड लेपर्ड पॉपुलेशन। तो मुंबई को भी ओवरटेक कर दिया है बेंगलुरु ने एज द लीडिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन वाइल्ड लेपर्ड पॉपुलेशन। बेंगलुरु में 80 से 85 लेपर्ड जो है वो है, जो कि मुंबई से ज्यादा है। मुंबई में 54 लेपर्ड हैं। दोनों ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फोरम, मैं इनकी वेट ही कर रहा था। इन्होंने ही 2022 में बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर गई है। तो अभी यूएनएफपीए ने ही दोबारा बताया है कि भारत की पॉपुलेशन जो है ये 1.46 बिलियन के आसपास है, इनको ऐसा लगता है। और इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, ये तो खैर हमें कहीं ना कहीं पता ही है। बट इन्होंने क्या बोला है कि भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला के अमूमन कितने बच्चे हैं, जो पहले 2% से ऊपर ही चल रहा था, जो बहुत खतरनाक होता है आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं कम होके 1.9 आया है। तो भारत में टीएफआर रेट जो है, जो हम चाहते थे कंट्रोल हो, वो कहीं ना कहीं 2.1% से कम होकर 1.9% आया है, जो कि बढ़िया है। बट फिर भी घबराने वाली बात है
क्योंकि 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन के आसपास पहुंचेगी, ऐसा रिपोर्टेड है, मतलब यूएनएफपीए के हिसाब से। और जिस रिपोर्ट में इन्होंने ये सारी चीजें बताई है, उस रिपोर्ट का टाइटल था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस 2025 रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें इंडिया के बारे में इन्होंने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस 2025 की रिपोर्ट में बताई। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने यहाँ पर ई नगर पालिका 2.0 लॉन्च कर दिया है। और ई नगर पालिका 2.0 लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ऐसे में सभी लोकल बॉडीज को डिजिटली इंटीग्रेट करने की मध्य प्रदेश की ये पहल भारत में पहली पहल है। इससे पहले कभी किसी लोकल बॉडीज के लिए या लोकल बॉडीज को इंटीग्रेट करने के लिए किसी सरकार ने ये काम नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों मुंबई ग्लोबली 6th नंबर पर आता है इन अंडर कंस्ट्रक्शन डेटा सेंटर कैपेसिटी। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी फिलहाल, बट डेटा सेंटर कैपेसिटी में दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है मुंबई। मतलब अगर हम टॉप 10 की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है वर्जीनिया, 1834 मेगावाट की कैपेसिटी करेंटली यहां पर बनाई जा रही है। अटलांटा सेकंड नंबर पर आता है, 1078 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पर जो है वो बनाई जा रही है। और सबसे गजब चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, भारत की मुंबई सिटी, जहां पर 335 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी यहां पर बनाई जा रही है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब बनकर तैयार हो जाएगी तो मुंबई सिटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा सेंटर कैपेसिटी में 6ठे नंबर पर आई। और आपको बता दूं ये ग्लोबली तो 6ठे नंबर पर है, बट एशिया पैसिफिक में सबसे आगे है मुंबई सिटी। आपको पूरी टॉप 10 में देख लो आप, कोई भी एशिया पैसिफिक की सिटी नहीं दिखेगी। इसके बाद फ्रेंड जून 12 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में चाइल्ड लेबर को फंडामेंटल राइट्स बनाकर भी हम लोगों ने बैन किया हुआ है, बट फिर भी आपको पता ही है कहाँ बैन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स पंजाब की सरकार ने यहाँ पर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल को लॉन्च किया है। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल, ऐसे में इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स बहुत जल्दी से मिल पाएंगे पंजाब में। तो ये फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल है क्या? अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है और आपको लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी डिले कर रही है, आपको पता है ये ब्यूरोक्रेसी डिले करती है, तो ब्यूरोक्रेटिक डिले से बचने के लिए ये पोर्टल आपके लिए खोला गया है। और कहा गया है कि अगर 45 दिनों में आपको इंडस्ट्री खोलने का लाइसेंस नहीं मिला, तो सर 45 दिनों के बाद आपका लाइसेंस विल बी डीम्ड अप्रूव्ड, मतलब वो अप्रूव्ड मान लिया जाएगा, आपको फिर दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला अंडर वाटर नेवल म्यूजियम, जो है ये बनकर तैयार होने वाला है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जिस शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है आईएनएस गुलदार। पिछले साल के करंट अफेयर्स में भी मैंने ये कवर किया था। ये शिप जो है ये डीकमीशन हो गया था, और ये अंडर वाटर सबमर्ज किया जाएगा ये शिप, और इस पूरी की पूरी शिप को अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग द डीकमीशन्ड वॉरशिप आईएनएस गुलदार। और आपको बता दूं कुछ 46.91, तो मतलब 47, राउंड फिगर करके आप मान लो 47 करोड़ तक का खर्चा इसमें आएगा। आईएनएस गुलदार को अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। इंडिया की नेवल हेरिटेज और स्कूबा डाइविंग और सबमरीन टूर जैसी चीजों को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। जनवरी 2024 तक ये इंडियन नेवी में था, जैसे कि मैंने बोला, मैंने पिछले साल कवर किया था इसे, अब ये बनकर तैयार होने वाला है। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका यहाँ पर पोसन पोया फेस्टिवल जो है ये इसने ऑब्जर्व किया। श्रीलंका में पोसन पोया फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? श्रीलंका में पोसन पोया फेस्टिवल मनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये एक्चुअली में उस दिन को या उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन बुद्धिज्म जो है ये श्रीलंका में आज से तकरीबन 2000 साल पहले जो बुद्धिज्म है उसने श्रीलंका में एंट्री लिया था। तो इस फेस्टिवल में वो पहला भाषण जनरली कमेमोरेट किया जाता है जो अरहत महिंदा ने दिया था। अरहत महिंदा कौन थे? ये अशोक के बेटे थे। हालांकि यहाँ पर महिंदा बोलते हैं ये इसे, बट हम लोग इंडियन हिस्ट्री में इनको महेंद्र पढ़ाते हैं। और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र के साथ अपनी बेटी को भी भेजा था श्रीलंका बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर अरहत महिंदा के द्वारा श्रीलंका में दिया गया पहला भाषण, उसकी याद में पोसन पोया फेस्टिवल श्रीलंका में मनाया जाता है। जनरली 2000 साल पहले बुद्धिज्म इस आइलैंड कंट्री में आया था। इसके बाद मालदीव ने कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। तो मालदीव्स की नई ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनी है कटरीना कैफ। और आपको बताइए मालदीव्स में तो काल इनका काफी फैन बेस है।
उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने दुनिया को दिखा दिया है कि क्यों इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड रियल हीरोज ऑफ इंडियन ओशन है। आपको बता दूं 11 जून की ये खबर है, और 11 जून को एक सिंगापुर का कंटेनर वेसल, नाम था इसका एमवी एमवी वॉन हाई 503, जो केरला कोस्ट के पास था। तो जनरली पता लगता है कि 9 जून को जो इस वेसल में आग लग जाती है। ये वेसल जो है ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा था और इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था। केरला से 42 नॉटिकल माइल दूर था। और जब भी किसी कंटेनर वेसल में आग लगती है तो वो एसओएस कॉल करता है, एसओएस कॉल। और एसओएस कॉल के बाद जनरली हम लोग ये नहीं देखते कि वो किस देश का है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मानवता यही बोलती है कि रिस्पॉन्ड कीजिए। तो एसओएस कॉल के बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हम लोगों ने आग बुझाई। और इंडियन कोस्ट गार्ड के फायर फाइटिंग एफर्ट्स ने सिग्निफिकेंटली विजिबल फ्लेम्स को रिड्यूस किया। केवल धुआं धुआं ही विजिबल हुआ। बाकी वो बात अलग है कि इनर कंटेनर्स में आग हो सकती थी, बट फिर भी हम लोगों के 5 इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट प्लस 1 हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर तत्कालिक एक्शन लिया और यहाँ पे कई सारे लोगों की जानें बचाई। इसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी और मंगोलिया की आर्मी यहाँ पर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 14 जून से 28 जून तक एक्सरसाइज करेगी, खान क्वेस्ट। और खान क्वेस्ट इस बार मंगोलिया के उलान बतार में होगा। इसका मतलब अगले साल 2026 में ये खान क्वेस्ट इंडिया में जो है ये जो कंडक्ट करवाया जाएगा। खान क्वेस्ट का ये 22वां एडिशन था जो इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में हुआ। इसके बाद दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आ गई है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टोटल मिला के 148 कंट्रीज को रैंकिंग दिया गया था, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम पर ही आ रहे हैं। अगर मैं नेबरिंग कंट्री से इंडिया को कंपेयर करूं तो केवल एक देश, एक इक्का दुक्का देश है जो हमसे बुरे चल रहे हैं। जैसे मॉलडीव्स 138 पर, पाकिस्तान तो चलो भूल ही जाओ 148 पर। बांग्लादेश अगर आप देखो तो 148 कंट्रीज में 24 नंबर पर आता है भाई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ओवरऑल पैरिटी स्कोर भारत का यहाँ पे 64.1% रहा। तो हमको सही में यहाँ पर जेंडर गैप में काम करने की जरूरत है भाई। और इसी के साथ आज का, इस वीक का आखिरी करंट है, 13 जून को हम लोगों ने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया। और एल्बिनिज्म डे की इस बार की थीम क्या रही? डिमांडिंग आर राइट्स, प्रोटेक्ट आर स्किन, प्रिजर्व आर लाइव्स। ये डे एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उन लोगों के लिए जो एल्बिनिज्म नामक बीमारी जो है उनकी डायग्नोस होती है, और एल्बिनिज्म की वजह से लोग काफी डिफरेंशिएट करते हैं उनके बीच में कि तुम हमारे जैसे नहीं। तो उनके लिए 13 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे कि मैंने बोला कि इस महीने 5 वीडियोस इन टोटल मैं डालूंगा। कभी भी ये मत सोचेगा कि वीडियोस काफी लंबी है। आई नो थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज होता है, बट बेटा हमेशा यू शुड बी लुकिंग फॉर द ग्रेटर गोल, द बिगर पिक्चर। और बिगर पिक्चर यहाँ पर ये है कि ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग योर ड्रीम जॉब्स एंड इवन समटाइम्स योर ड्रीम कॉलेजेस। बहुत मेहनत यहाँ पर हम लोग करते हैं आप लोगों के इस दिन के लिए, ताकि आप प्रिपेयर रहे। किसी भी तरीके का करंट आपको कभी भी परेशान ना करे। लाइफ शिल्प अकेडमी इज ऑलवेज कमिटेड टूवर्ड्स इट। मिलते हैं बहुत ही जल्द जून मंथ के 3rd वीडियो के साथ। पोर्टल पर बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। इंतजार रहेगा आप लोगों से दोबारा मिलने का। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।